गुड इवनिंग। वेलकम बैक। मुझसे बहुत सारे बच्चों ने जो वो रीजनिंग को लेके ना काफी सारे सवाल पूछे थे। उन्होंने ये भी जो वो डिमांड की थी कि हम रीजनिंग भी जो वो साथ में पढ़ना स्टार्ट करें। तो हम पढ़ना स्टार्ट करें उससे पहले हम बेसिकली इस बारे में डिस्कशन करेंगे कि रीजनिंग का जो पर्पज है हमारे पास क्या है, और हमारे पास जो प्रिपरेशन का वे होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। क्योंकि जब तक हम चीजों को लेकर एक डीप अंडरस्टैंडिंग फेज में नहीं जाते, हम समझते नहीं कि जो भी काम हम कर रहे हैं उसके पीछे के पर्पज क्या है, उसके पीछे के अंडरलाइन फैक्ट्स क्या है, तब तक चीजों को हैंडल करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। आप इस बात को जो मैं नेक्स्ट एग्जांपल देने वाला हूँ उससे बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। नॉर्मली क्या होता है कि मतलब आप में से जितने भी लोग जिन्होंने पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रखी है, जो भी नया स्टार्ट करने वाले हैं, हम क्या होता है कि जो डिसीजन हमारे पास होता है कि हमें गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करना है, कि हम ग्रेजुएट होते हैं उसके बाद हो सकता है कि हम हायर स्टडीज के लिए भी जाते हैं, और फाइनली हम एक पॉइंट पे आके डिसाइड करते हैं कि हमें जो है वो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है। उसके बाद हम बहुत सारी जॉब्स फाइंड आउट करते हैं, ये देखते हैं कि बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल है, इसमें सीजीएल हो गया, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, और फाइनली हम एक पॉइंट पे आते हैं कि यार हमें जो बैंकिंग एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। उसके पीछे के रीजंस बहुत सारे हैं, और सबके जो अपने अपने रीजंस हैं। कुछ लोगों को लगता है कि यार इसमें जो मैथ्स है वो सिर्फ 10th लेवल तक की आती है, कोई अलजेब्रा और उस टाइप के एडवांस मैथ्स जैसा कुछ नहीं आता। प्रोसेस जो वो बहुत शॉर्ट है कि जिस दिन फॉर्म आते हैं उसके हार्डली जो 1 ईयर कंप्लीट होने से पहले पहले आपको ज्वाइनिंग मिल जाती है। और कुछ लोगों को जो बाकी हो सकता है कि आपके परिवार में कोई हो या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई हो जो ये एडवाइस देता है कि यार बैंकिंग प्रिपरेशन जो है वो ठीक है, तो हम अपनी प्रिपरेशन जर्नी को जो वहां से स्टार्ट करते हैं। अब जब स्टार्ट करने की बात आती है, तो हम में से हर कोई इस बात के लिए कॉन्फिडेंट होता है, अपनी एबिलिटीज पे वो ट्रस्ट कर रहा होता है। क्या होता है क्या है कि हम जनरली जो सिलेबस देखते हैं कि यार ये चीजें आती है, और हमें ये फील होता है कि यार लिमिटेड टॉपिक है, तो हम अपनी एबिलिटीज पे कंप्लीटली ट्रस्ट कर रहे होते हैं और हम कॉन्फिडेंट होते हैं कि नहीं यार ये काम तो मैं बहुत आसानी से कर लूंगा। एक्चुअल में स्ट्रगल जो उसके बाद स्टार्ट होता है। अब आपने क्या किया कि आपने वो टॉपिक्स देख ली। ये काम आप सभी लोगों ने किया है जो भी पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं, कि आपने वो टॉपिक्स देखे और फिर आप एक एक करके उन टॉपिक्स को जो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पढ़ने के वे जो है वो हमारे पास दो है, कि इधर हम कोई ऑफलाइन कोचिंग स्टार्ट करते हैं, या कोचिंग में जाते हैं वो भी वही काम कर रहे हैं, वो उनको भी पता है कि यार ये लिमिटेड टॉपिक्स हैं, और एक एक करके वो आपको टॉपिक्स पढ़ाते हैं, पर वो रोबोटिक वे में है। अगर हम वो नहीं करते, तो दूसरा हमारे पास जो वे है वो है ऑनलाइन का, कि हम ऑनलाइन सर्च करना स्टार्ट करते हैं। कि जैसे आपने रीजनिंग में एक टॉपिक स्टार्ट किया, कोडिंग डिकोडिंग, आपने सर्च किया, बहुत सारे वीडियोज अवेलेबल होंगे, और वो आपको कोडिंग डिकोडिंग के सारे पैटर्न्स पढ़ा रहे होंगे। अब आप उनको पढ़ना स्टार्ट करते हो, और वहां एक बात अक्सर बोली जाती है कि आपको बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, कि जो मैंने पढ़ा है उसके आपको हजारों क्वेश्चन ट्राई करने। आप बहुत सारी पीडीएफ अवेलेबल होती है, और अब हम ये सारा काम करना स्टार्ट करते हैं। हमने सब कुछ किया, जो नॉर्मल एक अप्रोच थी जो ज्यादातर लोग फॉलो करते हैं। इनफैक्ट 99.99% लोगों की जो प्रिपरेशन जर्नी है वो इसी वे में शुरू होती है। अब हमने उसमें जो 5-6 महीने का टाइम इन्वेस्ट किया, उसके बाद आती है एग्जाम। और जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो पता चलता है कि हम पास ही नहीं होते। बहुत ही कम लोग होते हैं जो पास हो जाते हैं। अब जब हम पास नहीं होते, और फिर धीरे धीरे जो टाइम एक्सपेंड होता है, टाइम बढ़ता जाता है, अब हमारे पास जो स्ट्रेस का लेवल भी इंक्रीज होता है। और फिर हमें ये लगने लगता है कि नहीं यार मुझे बहुत सारी प्रैक्टिस करनी चाहिए। और अब हमारा जो टारगेट है वो सिर्फ प्री को लेके सेट हो जाता है, कि एक बार अगर हम प्री क्वालिफाई कर ले, तो एटलीस्ट वो एक हैप्पीनेस की फीलिंग तो आएगी कि कोई एग्जाम तो मैंने जीवन में क्वालिफाई किया है। उसके बाद आपके जो प्री क्वालिफाई होना स्टार्ट होते हैं, क्योंकि वो बहुत एक्सटेंसिव प्रैक्टिस है। नो डाउट वो वे जो है वो बहुत मैकेनिकल है, कि आपने एक ही डिजाइन की बहुत सारी प्रैक्टिस की, और आईबीपीएस इस बात को बहुत क्लियरली जानता है, बहुत ही क्लियरली जानते हैं वहां जितने भी लोग बैठे हुए हैं। तो वो डिपेंड करता है कि वो पीओ एग्जाम्स है, क्लर्क एग्जाम्स है, उसके बेसिस पे डिजाइन जो है वो डिफरेंट है। अब रीस्टार्ट होता है। उसके बाद जो फिर आपको लगता है कि नहीं यार मैंने प्री क्वालिफाई किया तो मैं मैथ्स भी कर पाऊंगा, और फिर जो वो वही जर्नी सेम उसी रिपीट मोड में वो चलती रहती है। हमें जो अक्सर ये उम्मीद रहती है कि यार कहीं से कोई गाइडेंस मिल जाएगी, कोई टीचर जो कुछ बता रहा होगा, कोई कुछ बता रहा होगा, और हम लगातार ये सोचते हैं कि यहाँ हमें कोई ऐसा क्लू मिल सकता है जो इस एग्जाम को पास करने में मेरी मदद कर दे। जिसमें हम बहुत सारे सिलेक्टेड लोगों की तरफ भी देखते हैं, कि हमें लगता है कि यार ये कोई ऐसी गाइडेंस दे जाएगा जिससे मेरा उद्धार हो जाएगा। और ये जर्नी जो है वो चलती रहती है, और कई बार ये एंडलेस हो जाती है। और हो सकता है कि इस पूरी जर्नी में कोई ना कोई स्टेज पे आके हम पास हो भी जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये जो ज्यादातर लोगों के साथ आपके साथ हो रहा है, और ये एक ऐसा ट्रेप है जिसमें आपने अगर एक बार एंटर कर लिया तो आप उससे बाहर नहीं निकल पाते। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल। शायद मेरे ख्याल में कल या परसों की ही बात है।
मेरे पास एक बच्चा आया था, वो अपने कोई रिलेटिव है उसका, उसके साथ आया था। तो जिस रिलेटिव की मैं बात कर रहा हूँ, जिसके साथ वो बच्चा आया था, उसने जो है वो अराउंड ना 7 साल के लिए प्रिपेयर किया और इस बार जो 1 जनवरी को रिजल्ट आया था, आरआरबी क्लर्क का, नो डाउट वो राजस्थान के रहने वाले थे और आरआरबी क्लर्क में वो बंदा जो गुजरात से सिलेक्ट हो गया। अब क्या हुआ कि जिस लड़के की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो मेरी भी कुछ वीडियोस देखता था, उसे लगता था कि प्रिपरेशन का वे जो है वो जो उसका वो रिलेटिव था, वो उसे बता रहा है कि यार प्रिपरेशन का वे क्या होना चाहिए। तो वो सीधा ही तो वही था कि जो मैंने अभी आपको बोला ना कि एक रोबोटिक वे में कि आप प्रैक्टिस करते रहो, ये करो वो करो, इस क्वेश्चन की इतनी प्रैक्टिस करो, इतनी जो वो डेली पजल्स ट्राई करो, वो पूरी कहानी है। तो मैंने उससे पूछा, जो बंदा सिलेक्टेड था, कि आपके जो मार्क्स कितने हैं कट ऑफ से। तो उसके पास जो कट ऑफ से ऊपर मार्क्स थे वो सिर्फ आधा नंबर ऊपर था। स्टेट्स बदल चुका है, वो राजस्थान का रहने वाला था, वो गुजरात में जाके जॉब करेगा, वो भी क्लर्क की जॉब है जिसमें स्टेट भी बदल चुका है और वो कट ऑफ से सिर्फ आधा नंबर ऊपर था। तो मैंने उससे कहा कि यार तुम्हें तो एडवाइस देने का जो राइट ही नहीं है, क्योंकि ये तो जो सिर्फ एक किस्मत का खेल था कि आप पिछले 7 साल से प्रिपेयर कर रहे थे और एक बार ऐसा हुआ कि आपका एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा सही हो गया और आप उस कट ऑफ को क्रॉस करके उसमें भी आपका स्टेट बदल चुका है। तो आपको तो एडवाइस देने का कोई राइट होना ही नहीं चाहिए। इनफैक्ट उस बंदे की जो एज थी वो 29 थी, मतलब वो एंड पे जाके पास हुआ है, वरना उस एज ग्रुप से वो बाहर हो चुका होता। तो अब देखो आप खुद से सोचो इस बात को कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके हम पास भी हो रहे, सिर्फ आधे मार्क्स से पास हो रहे हैं। ठीक है, वो किस्मत आपकी अच्छी थी उस दिन, आपकी किस्मत के सितारे बुलंद थे, पर अब आप बाकी लोगों को भी यही एडवाइस दे रहे हो कि यार यही एक तरीका है। हो सकता है कि इसमें 7-8 साल लग जाए, हो सकता है इसमें 10 साल लग जाए और हो सकता है कि आपका पीरियड जो है वो आप पास ना भी हो पाओ। तो क्या लगता है कि आपको लाइफ में जो कुछ अल्टरनेटिव्स बचेंगे हमारे पास? ऑब्वियस सी बात है कि नहीं बचेंगे। नो डाउट वो मेरी बातों पे एग्री कर भी गया। तो हमारे पास जर्नी ऐसी होनी चाहिए जो बिल्कुल स्मूथ हो, स्ट्रेस फ्री हो, अंडरस्टैंडिंग के साथ हो, कि कोई भी काम हम करें और हमें ये बात फील भी हो डेली बेसिस पे कि अगर हम रात में सोने जाएं तो आपको ये फील होना चाहिए कि आज मैं अपनी लाइफ में जो हो कुछ पॉजिटिव चेंजेस लेके आया, मेरे माइंडसेट में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, तो कुछ चीजें जो है वो इम्प्रूव हुई हैं। आप एक काम करो, पता चलता है कि इम्प्रूवमेंट जैसा कुछ है ही नहीं उसमें, तो चीजें मीनिंगलेस हो जाती है। तो इसीलिए जो है वो अब हम बात करेंगे रीजनिंग के बारे में। मेरे ख्याल में आप जो सब लोगों ने जर्नी को फेस किया है, ज्यादातर लोगों ने, तो आपको पता होगा कि यही सेम चीजें जो है वो आपके साथ भी हो रही है। तो इसी वे सेम वे में आपने भी जो है खुद को ट्रेन किया है, बट अब हम अपने ट्रेन करने का वे भी बदलेंगे और प्रोसेस जो होगी आपको खुद को फील होगा कि बहुत स्मूथ है और बहुत जल्दी हम जो हम चाहते हैं उस पे हम पहुंच सकते हैं। एडवाइस देने का जो राइट है वो आपके पास तभी होना चाहिए जब पता चलता है कि आउट ऑफ 200 कट ऑफ 60 है और आप 120 क्रॉस कर जा रहे हो, मतलब आप जो वो टॉप 1% में हो, तब एडवाइस देने का आपके पास राइट हो सकता है क्योंकि आपने वो सारी चीजें की है। अगर सामने आप किसी को एडवाइस दे रहे हो और वो अगर 120 स्कोर नहीं भी कर रहा, अगर वो 80 भी जा रहा है, तब भी वो बाकी लोगों से बहुत ऊपर है। बट 60 कट ऑफ पर आप 60.5 पे हो और आप एडवाइस दे रहे हो, वो सिर्फ एक तुक्का है जिस बात की कोई मीनिंग नहीं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं रीजनिंग के बारे में कि रीजनिंग एक्चुअल में है क्या, टेस्ट क्या करती है और हमारे पास जो वे ऑफ प्रिपरेशन है वो क्या होना चाहिए। तो यहाँ भी मैं जो सिस्टमेटिक वे में कुछ थ्रू स्लाइड्स जो हम डिस्कस करेंगे कि कोई भी पॉइंट्स हमारे पास छूटे ना। तो फर्स्ट पॉइंट आपके पास क्या है कि रीजनिंग एक्चुअल में क्या है। तो देखो यहाँ पे कुछ चीजें मैंने क्लियरली मेंशन कर रखी है और ये सारी पीडीएफ्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा टेलीग्राम चैनल पे। तो अगर आप उसको रेफरेंस देखना चाहो कभी भी, मतलब कभी भी आपको ये फील हो कि हम स्टक होके रह गए, आप इनको एक बार देख लेना, आपके पास वो क्लियरिटी आ जाएगी जो स्टक माइंड से आपको बाहर ले आएगी। तो देखो रीजनिंग जो वो कंप्लीट प्योरली ना लॉजिकल डिसीजन मेकिंग है। बहुत सारी चीजें आपको आने वाली स्लाइड्स में पता चलने वाली है। तो इसके बारे में मेरे ख्याल में हम लोगों ने बहुत बार बात की है कि लॉजिकल डिसीजन मेकिंग क्या होती है। दूसरा, ये जो सॉल्व करने के लिए नहीं है। अक्सर हमें लगता है किसी क्वेश्चन को देखते हैं कि यार मुझे इसके आंसर्स निकालने और हम इसी जल्दी में रहते हैं। बट ये जो इशू सॉल्विंग का नहीं है, ये इशू जो है वो अंडरस्टैंडिंग का है। ये सारे एस्पेक्ट्स थोड़ी देर में आपके पास जो बहुत डीपली क्लियर होने वाले। दूसरा कि ये एबिलिटी आपके पास किस चीज की है कि आप गिवन इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हो और आप वैलिड कंक्लूजन्स पे पहुंचते हो। कोई ज्यादा इसमें सोचने की बात नहीं है, बस आप एक बार के लिए इनको रीड कर लो कि आपको ये पता हो कि रीजनिंग का एक्चुअल मीनिंग क्या है। इन डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा अभी। और देखो इन एग्जाम की भी अगर हम बात करें कि ये जो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नहीं है, ये जो इस बात का सेंस बनाने के लिए उस पर्टिकुलर सिचुएशन का यूजिंग लॉजिक।
कि जो भी आपके पास एक सिचुएशन है, वो कैसे भी हो सकती है, वो पजल्स में भी हो सकती है, किसी दूसरे टॉपिक के थ्रू हो सकती है। उसका एक लॉजिकल सेंस हम बिल्ड करें, हम विजुअलाइज करें उस बात को और फाइनली हम कंक्लूड करें उन थिंग्स को। वो सॉल्विंग प्रोसेस नहीं है, वो कंक्लूजन की एक प्रोसेस है कि हम फाइनली जो है वो एक वैलिड कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने एक सिंपल एग्जांपल लिया है, मैं आपको अगले 15 सेकंड्स दे रहा हूँ इस बात को सॉल्व करने के लिए, तो आप एक बार के लिए इसको सॉल्व करें। ठीक है, थोड़ा सा ब्रेक लेना कोई दिक्कत नहीं है और आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। अब देखो यहाँ पे आप सब लोगों ने कोशिश की, इसने हमें क्या कहा कि आपके पास चार फ्रेंड्स हैं ए बी सी एंड डी और एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि ए इज टॉलर देन बी बट शॉर्टर देन सी, कि हमें लगता है कि ए जो वो बी से जो वो लंबा है वो सी से क्या है, छोटा है। फाइनली इसने बोला कि डी शॉर्टर देन बी, डी जो है वो बी से छोटा है, वो इज द टॉलेस्ट, कि सबसे बड़ा जो है वो कौन है। अब मैं फिर से बताऊं तो 99.99% लोग वो इसको एक मैकेनिकल वे में सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमें इसी वे में ट्रेन किया जा रहा है और ये सबसे बड़ी दिक्कत भी है। ये इस पूरे इकोसिस्टम के साथ ही है, हमें ये पता ही नहीं चल पाता कि कब हम उन ट्रैप्स का शिकार हो गए। तो जो पूरा इकोसिस्टम एक ही वे में बिहेव कर रहा है, तो हमें जो उसका दूसरा पर्सपेक्टिव देखने का ना तो टाइम मिलता है और ना ही वो समझ रह जाती है कि हमें इसका दूसरा एक एस्पेक्ट भी देखना चाहिए। अब जब मैंने ये कहा ना कि एक पर्टिकुलर मैकेनिकल वे में लोग सॉल्व करते हैं, कैसे करते हैं कि यहाँ इसने बोला कि ए इज टॉलर देन बी, तो वो लिखेंगे कि ए जो है वो बी से बड़ा है, फिर हम ये कहेंगे कि वो शॉर्टर देन सी है, हम बात करें ए की, तो आप ये कहते हो कि ए जो है वो सी से शॉर्टर है। फाइनली हम नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पे आते हैं और वो ये कहते हैं कि डी शॉर्टर देन बी, कि डी जो है वो बी से छोटा है। अब इतना कुछ मैनेज करने के बाद हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि सबसे जो टोलेस्ट है वो क्या है, सी है। तो अगर आपने भी इस प्रोसेस को फॉलो किया है, तो अब आप समझ लेना कि आपके जो है वो माइंड के साथ फंडामेंटल इश्यूज हैं, आपके पास वो रीजनिंग स्किल्स आपने डिग्रेड करवा दी है। जब हम शुरुआत करते हैं इस जर्नी की, तो हमारे पास वो रीजनिंग स्किल्स होती हैं जो रिक्वायर्ड है। मैंने बोला ना कि हर बच्चा कॉन्फिडेंट होता है जब उस जर्नी को स्टार्ट करता है, बट जब हम उस रोबोटिक वे में चीजों को हैंडल करना स्टार्ट करते हैं, तो वो रीजनिंग स्किल्स जो माइंड की है वो डिग्रेड होती जाती है। जबकि हमें फोकस करना चाहिए, फोस्टर करना चाहिए इंडिपेंडेंट थिंकिंग को, बट हम सबसे ज्यादा रिड्यूस उसी बात को कर रहे होते हैं। एक्चुअल में यहाँ जो लॉजिकल वे था आपके पास, वो क्या होना चाहिए था कि हम इस पे फोकस करते कि आपसे पूछा क्या गया है कि सबसे बड़ा कौन है। अब इसको मैं बिना किसी लिखे हुए और मैं इस बात पे डिसीजन लेने जाता हूँ कि सबसे बड़ा कौन है। तो यहाँ हम देखते हैं, एक ही हम बात करते हैं कि ए इज टॉलर देन बी, तो आपके दिमाग में एक इमेजिनेशन क्रिएट होती है कि ए जो है वो बी से लंबा है, मतलब बी तो नहीं हो सकता। हम ए पे आ गए, फिर हमारे पास नेक्स्ट जो इमेजिनेशन क्रिएट होती है, जो विजुलाइज हम करते हैं कि ए जो वो शॉर्टर देन सी है, तो मतलब ए सबसे लंबा नहीं है, फिर कौन है, सी। और डी को हम कंपेयर कर रहे हैं बी से, तो हमें पता है कि बी छोटा है, डी को हम कंपेयर करेंगे तो फिर से क्या फर्क पड़ रहा है। तो फाइनली हम इस आउटकम पे पहुंचते हैं कि सी जो सबसे टॉलेस्ट है, सबसे लंबा बंदा है। तो इसमें क्या हुआ कि हमने विजुअलाइज किया, हमने अपनी रीजनिंग स्किल्स को यूटिलाइज किया, हमने इस बात पे फोकस किया कि हमारा जो टारगेट है वो क्या है, और हमने इस पूरी प्रोसेस को ऑप्टिमाइज किया। तो ये शॉर्टर टाइम फ्रेम में मैनेज होगी और आपकी जो रीजनिंग स्किल्स हैं वो बिल्कुल क्लियर होंगी, तो आपकी थॉट प्रोसेस बिल्कुल क्लियर होगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इस बात का। ज्यादातर लोग, जैसे मैंने कहा ना कि 99.99% इसको मैकेनिकल वे में मैनेज करते हैं, अगर आप उस वे में कर रहे हो तो दिक्कत है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे कि एग्जाम जो वो एक्चुअल में क्या टेस्ट कर रही है। तो एक तो बात बहुत स्ट्रेट है कि चाहे मैथ्स की बात करें चाहे रीजनिंग की बात करें, ये स्किल तो आपकी टेस्ट होनी ही होनी है डिसीजन मेकिंग के लिए। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप चीजों को कितना मेमोराइज कर पाते हैं। इनफैक्ट जो पेपर डिजाइन होता है वो इस वे में होता है कि कोई एक बच्चा जिसने जो कोई क्वेश्चन प्रायरली नहीं देखा है, उसने कुछ नहीं पढ़ा, उसके बाद भी अगर आपके पास डिसीजन मेकिंग स्किल्स है, आपकी रीजनिंग स्किल्स इंटेक्ट है, आपकी लॉजिकल स्किल्स इंटेक्ट है, तो आप इंफॉर्मेशन को पढ़ते हो, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है उसके, आप वहां से जो लॉजिकली डिड्यूस करते हो उस बात को और आप डिसीजंस पे पहुंच जाते हो। ये एग्जाम जो है वो इन लोगों को टारगेट करके डिजाइन है। इन लोगों को नहीं है कि इन्हें चाहिए कि कोई बच्चा जो 5 साल की प्रिपरेशन के बाद आ रहा है। फिर एक्चुअल में ये भी है कि
बहुत सारे लोग जिनकी जो वो ये सारी स्किल्स जिनकी मैं बात करता हूँ वो बहुत अच्छी है और वो मैनेजरियल स्किल्स जो उनमें बहुत अच्छी है, वो एफिशिएंट मैनेजर बनने लायक भी है और वो फ्यूचर सीईओ हो सकता है उस बैंक का। वो बच्चा कभी भी जो है वो 2 साल इन्वेस्ट नहीं करेगा प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि ये वेस्टेज ऑफ टाइम है। जबकि इस 2 साल में आप अपने नॉलेज बेस को, आप जो दुनिया की चीज़ों को लेके, स्पेशली जो स्किल्स हैं, जो हमारे पास उस जॉब में काम में आने वाली है, उसको बहुत बेहतर इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वो जो वो उसमें वेस्ट नहीं करेगा कि रीजनिंग की प्रैक्टिस में, मैथ्स की प्रैक्टिस में, जो एक एफिशिएंट मैनेजर होगा। बट हम एज एक आम इंसान, एवरेज स्टूडेंट्स जो, तो हमें भी थोड़ा टाइम चाहिए होता है, तो हम 2-4 महीने का टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं, 5-7 साल का नहीं। इस बात का ध्यान रहे। तो एक बात तो ये होगी। तो देखो यहाँ पे लॉजिकल थिंकिंग एंड इंडिपेंडेंट एनालिसिस, लॉजिकल थिंकिंग तो आपके पास क्लियर है। बात आती है इंडिपेंडेंट एनालिसिस की। इंडिपेंडेंट एनालिसिस से अगर मैं बात करूं तो एक मैं सिंपल एग्जांपल आपको और देता हूं। आपने एक बात देखी होगी कि इसमें एक टॉपिक आता है सिलोस। सबने जो है वो बहुत पढ़ा है, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हम पढ़ने वाले हैं। अगर आप कहीं और से देखोगे तब भी आप इस बात को पढ़ोगे। तो इसमें क्या था कि फिक्स्ड पैटर्न्स हुआ करते थे। फिक्स्ड वे था कि सम ए आर बी, तो इसी टाइप का था। सम बी आर सी, जो भी नाम हमारे पास काउंट होते, वो इसी टाइप का था। अब क्या हुआ, नो डाउट इसके कोई बहुत शॉर्टकट्स अवेलेबल नहीं थे, शॉर्टकट्स क्रिएट किए भी नहीं जा सकते। बट होता क्या था कि ये वर्ड्स आएगा, लोगों के इमेजिन करने का तरीका बहुत सिंपल था कि नेक्स्ट आएगा कि ऑल बी आर सी, तो वो इसको जो वो ये कह जाते थे कि ये जो ये ए है, तो हम ये कहते हैं कि सब ए आर बी, फिर ऑल बी आर सी, तो इस टाइप से वो एक फिक्स्ड प्रोसेस थी जिसको यूटिलाइज किया जाता था और आप कंक्लूड कर जाते थे। कोई इश्यू नहीं था। ये जो कुछ साल चला, बट एक साल अचानक से क्या होता है, ये बात शायद अराउंड 2015 की, वहां ये वर्ड्स आ जाते हैं। ये अराउंड 15-16 के आसपास की बात है शायद। ओनली ए फ्यू ए आर बी। अब क्या होगा कि ज्यादातर स्टूडेंट्स जिनका वे फिक्स था, वो मैकेनिकल वे था कि यार हमें जो कुछ डिजाइन दिए गए हम उनको उसी वे में प्रैक्टिस करेंगे और मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करेंगे कि दिमाग जो वो सोचना बंद कर दे और वो देखे उन वैल्यूज को और वो रिपीट मोड में चला जाए। कई बार उसको एडवांटेज मिलता है। बट जैसे ये आ गया, अब तो उन्हें तो ये भी नहीं पता कि सिलोक्स का मतलब क्या है, क्योंकि फैक्ट यही था, किसी ने बताया भी नहीं। इनफैक्ट टीचर्स भी नहीं जानते कि इन चीजों के मतलब क्या है। अब ये एक वर्ड आ गया। अब अगर आपके पास वो रीजनिंग स्किल्स होती तो इस बात को समझना बहुत आसान था कि हम ये कह रहे हैं कि वो केवल कुछ ए जो है वो बी है, हम उसको इंटरप्रेट कर पाते। बट इंटरप्रेट क्यों नहीं कर पाए? फैक्ट ये है कि उसने उन एग्जाम्स में बहुत ही रेयरली लोग थे जिन्होंने इसको सॉल्व किया था। ये प्री की बात थी। बहुत ही रेयर लोग थे जिन्होंने इस बात को क्या किया था, सॉल्व किया था। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि यहाँ पे कुछ नए वर्ड्स इंक्लूड हो गए थे और वो जो इस बात को लॉजिकली डिड्यूस कर ही नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने फिक्स पैटर्न्स देख रखे थे। अब जैसे ही ये आया, उसके बाद जो फिर से भरमार होगी, लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट कर दिए और फिर हमने उनको रटना स्टार्ट कर दिया। अब होता क्या है कि अचानक से फिर पैटर्न्स में थोड़ा सा भी चेंज आएगा, फिर हम स्टक होके रह जाते हैं। ये एक फैक्ट है जो आप में से बहुत सारे लोगों ने फील किया होगा। अगर नहीं किया होगा तो आप करोगे भी। मुझसे जितने भी लोगों की बात होती है, वो जो मैथ्स को लेके सवाल उठाते हैं कि हमारी जो वो क्वांट पार्ट वीक है, तो जब मैं उनसे पूछता हूँ कि रीजनिंग, तो उनका रिप्लाई ये रहता है कि रीजनिंग जो है मेरा एक स्ट्रॉन्ग एरिया है। कब तक स्ट्रॉन्ग एरिया है? ये वो सारे लोग हैं जो इस बात को टारगेट कर रहे हैं कि प्री में हम जो वो सेम क्वेश्चन आते हैं, कोई बहुत ज्यादा वेरिएशंस नहीं आते। अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, बहुत सारी प्रैक्टिस कर रहे हो, तो वो रिपीट मोड में है। आपका माइंड जो वो एडेप्ट कर जाता है उन चीजों के लिए, उन फिक्स पैटर्न के लिए। और आपको लगता है कि आप प्री में जो है वो आप या मॉक्स में बहुत अच्छा स्कोर कर ले रहे हो, तो आपकी रीजनिंग स्किल्स बहुत अच्छी है। बट एक्चुअल में क्या है कि जो आपकी इनहेरेंट एबिलिटीज है रीजनिंग को लेके, वो डेड हो चुकी है। और ये बात आपको तब फील होती है जब आप मेंस में जाते हो। वहां क्या होता है कि डिजाइन बदल जाते हैं और अब हमारी जो अडेप्ट करने की एबिलिटी है वो तो हमने खो ही दी है पहले भी उस पूरी प्रोसेस में, और हम अडेप्ट नहीं कर पाते। और बहुत सारे लोग रीजनिंग में ही फेल हो जाते हैं। जो हमें लगता था कि हमारी स्ट्रॉन्ग एरिया है, और वो वहां जाके सबसे वीक एरिया बन जाते हैं। और ये फैक्ट है, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते। रीजन उसके पीछे का क्लियर है, क्योंकि हम उस रोबोटिक वे के साथ जा रहे हैं और हमें ट्रेन भी उसी के साथ किया जा रहा है। अब एक अगला सवाल ये आता है कि बहुत जेन्युइन सा है
कि यार जब सारे लोग यही कर रहे हैं तो फिर कुछ लोग पास क्यों हो जा रहे हैं। तो अब एक बात बहुत सीधी सी है कि जैसे मैं यूं कहूं कि हमारा एक ग्रुप है 50 लोगों का, वो रनिंग कर रहा है, और हम ये कहते हैं कि 50 लोगों का ग्रुप रनिंग कर रहा है, और टारगेट क्या है कि हमें 10 लोगों को जो है वो यहाँ पे टॉप पे सिलेक्ट करना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस रेस में जो फाइनली आके 10 लोगों को लेना तो पड़ेगा हमें, भले ही लेना पड़ेगा कि हमने जो वो टाइम दिया था कि इस ये रेस जो 6 मिनट में पूरी होनी है, और वो अराउंड 6 मिनट के आसपास पहुंचते हैं, 1-2 सेकंड नीचे रहते हैं, और हमने उनको सिलेक्ट कर लिया। जिन्होंने ड्रॉप हुए वो भी जो वो हार्डली 1-2 सेकंड के गैप पे ही ड्रॉप हो रहे, बट इन 10 लोगों को सिलेक्ट कर लिया क्योंकि ये हमारा टारगेट एरिया था। बट वही आपके पास पता चलता है कि आपके साथ जो उसेन बोल्ट भी आते हैं, अब वो भी आपके साथ रनिंग करता है, और वो इस 6 मिनट के टाइम को 4 मिनट पे पहुंचा जाता है, वो टॉप पे है क्योंकि उसके पास वो स्किल्स हैं, उसने उन स्किल्स के लिए खुद को बिल्ड किया है। प्रैक्टिस तो देखो ये भी कर रहा है, प्रैक्टिस बाकी लोग भी कर रहे हैं, बट इसके पास कुछ स्किल्स हैं कि एनालाइज करने की, इंप्रूव करने की, तो ये आता है, ये 4 मिनट में पहुंच जाता है। अब आप सोचो यहाँ पे इन 50 के साथ ये फियर था कि हम इस लाइन को जो क्रॉस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, पर इस बंदे के पास कोई फियर नहीं था। इसको पता है कि भैया टॉप में मुझे ही होना है। यही हमारी इन एग्जाम्स के साथ है कि ये एक रेस है जिसमें सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब वैकेंसीज है, उतने लोगों को तो लेना ही है, तो ज्यादातर लोग जो है कट ऑफ मार्क्स से हार्डली 0.5 0.25 इतने ही नंबर से पास हो रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जो इस वे में रिएक्ट कर रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग इस वे में रिएक्ट करो कि इस फियर से हम बाहर ही हो जाएं कि यार इस एग्जाम में क्या होगा, या जब मैं एग्जाम हॉल में जाऊंगा तो सिचुएशन क्या क्रिएट होने वाली है, इस पूरे सिस्टम से हम बाहर हो जाए और हमारे पास वो श्योरिटी हो। अब इसको कोई फियर नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, इसको जाना है, रनिंग करनी है, वो कंप्लीटली सीधी सी बात है कि टॉप 1 में होगा। तो ये प्रोसेस है हमारे पास। तो अब हम आते हैं अगली बात पे कि लिमिटेड इंफॉर्मेशन के साथ जो डिसीजन मेकिंग, तो स्पेशली हम बात करते हैं पजल्स वगैरह की, कि आपके पास इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है, बट आप डिसाइड कर दो जहां पे आप एजम्पशंस को यूटिलाइज करते हो और बाकी चीजों पे फोकस करते हो। सिचुएशंस को लेके अडेप्ट करना कि अगर कुछ भी बदलता है तो आप कितना फास्ट अडेप्ट कर पाते हो। रॉन्ग ऑप्शंस को जो वो लॉजिकली एलिमिनेट करना, ये स्किल भी जिसके लिए मैं आपको ट्रेन करूंगा, और ना राइट कंक्लूजंस को सिलेक्ट करना बेस्ड ऑन गिवन फैक्ट्स। अब देखो यहाँ पे कि आपके पास इंडिपेंडेंट थिंकिंग, या मैं यूं कहूं कि थिंकिंग इन पार्ट्स, कि आपके पास एक क्वेश्चन आया, अब जैसे सिलोक्स है, वो आपको ये कहता है कि आप जो जितने भी गिवन फैक्ट्स है यहाँ पे उन्हीं को ट्रू मानना है जो कुछ यहाँ दे रखा है, भले ही वो रियल लाइफ फैक्ट से क्या है, डिफरेंट है। तो अब आपको जो अपने माइंड को एक अलग मोड में लेके जाना है वहां पे, और फिर आपको सोचना है। फिर जैसे हम क्रिटिकल थिंकिंग या लॉजिकल थिंकिंग की बात करते हैं जहां पे स्टेटमेंट एंड assumptions हो गया, इन्फ्लुएंसेज हो गया, वहां पे भी क्या है कि माइंड में वो सेग्रीगेशन होना चाहिए कि वो इंडिपेंडेंटली उन्हीं कंडीशंस पे चीजों को प्लान कर पाए। आपके पास रीजनिंग के स्कोर्स बहुत बेटर होंगे अगर आप इन सारी बातों को समझते हैं। नेक्स्ट वन है, अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि ज्यादातर स्टूडेंट्स कैसे प्रिपेयर करते हैं, वो ब्लाइंडली जो रिपीटेड पैटर्न्स को फॉलो करते हैं। हमें अक्सर सिखाया जाता है, हम वीडियो देखते हैं कि ये आपने सीख लिया तो सिलोक्स का काम खत्म, ये वीडियो आपने देख लिया तो कोडिंग डिकोडिंग जो है वो काम कंप्लीट, आपके 10 नंबर पक्के। तो इससे हमें लगता है कि यार कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होंगे वहां पे, बट वो एक्चुअल में कुछ नहीं है। वो क्लिक बेट्स हैं जो आपको ट्रैप कर रहे हैं कि आप जो अपना टाइम इन्वेस्ट करें, टारगेट्स जो अब आपको पता है, इतने समझदार आप लोग हैं कि ये काम क्यों किया जाता है। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग का कि रेज इक्वल्स टू एस जेड जेटीएफ। अब देखो यहाँ एक बहुत सीधी बात हमें समझ आती है कि आप ये सोचते हो क्या, आर में जो एक हमने ऐड किया, इसका जो डेटा पोजिट किया है जेड, आई को भी आपने जो नेक्स्ट लेटर पे चलेंगे वो क्या है, जे है, एस पे भी आप नेक्स्ट पे चलेंगे, ई पे भी आप एफ पे चलेंगे। एक सिंपल वे है। अक्सर हम क्या देखते हैं कि इसी को बात को मैं ऐसे लिखता, ठीक है, हम ऐसे लिखता, जैसे आपसे कुछ भी पूछा जाए कि जैसे मैंने एक वर्ड ले लिया कंसेप्ट, कि इसको आपको कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करते हो कि हमारे पास वो फिक्स्ड थॉट है, वो क्या कहता है कि यार सबको जो एक एक बढ़ा के लिखना है, तो हम भी जो एक एक बढ़ा के लिख देते हैं और हम आउटकम पे पहुंच जाते हैं। बट जब मैं यहाँ पे बात आती है तो यहाँ बाकी सब में तो सेम प्रोसेस फॉलो हो रही है, बट ए में प्रोसेस जो डिफरेंट है। तो यहाँ जो चेंज है वो पोजिशनल है। अब ऐसे क्वेश्चन में जो है बात बहुत कॉमन सेंस पे है कि आपसे जो ये नहीं पूछा जा सकता
किसी भी कंडीशंस पे नहीं पूछा जा सकता। तो अब क्या हुआ कि आप ये देखोगे कि यहाँ जो चीज पूछी जाएगी उसमें 5 ही लेटर्स होंगे। हो सकता है कि कोई एक दूसरा वर्ड हो, ठीक है? वो दूसरा जो वर्ड होगा आपके पास उसमें कितने लेटर्स होंगे? 5 ही लेटर होंगे। तो हम पोजिशनल थिंकिंग के साथ जाते हैं कि जो सेकंड पोजीशन पे आएगा उसको हम डिवाइड करेंगे। बट ये सोचना, मतलब इस बात को प्रिडिक्ट करना कि या एक सीक्वेंस थी आपके पास, इसमें जो इश्यू जो है वो पोजिशनल है, तो अब जो रिपीटेशन होगा जो हमसे पूछा जाएगा वो 5 लेटर वर्ड होगा। वो इस टाइप का नहीं हो सकता। यहाँ अगर है तो ये कैसा भी हो सकता है, कोई भी आपको वर्ड दिया जा सकता है और उसको आपको कोड करना हो सकता है। तो इन दोनों बातों में फर्क है। ये तब आता है जब आप सोचते हो। एक अगली बात, मैं एक एग्जांपल आपको और देता हूँ। जैसे आपके पास होता है ना कि कई बार बहुत सारे सिंबल्स लेटर्स इस टाइप से जो आते रहते हैं, और हमने जो इनको काउंट कर लिया पता चलता है कि आपके पास 15 है टोटल। आपके पास जो भी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अल्फाबेट्स हो गया, लेटर्स हो गया, टोटल 15 है। आपसे ये पूछा जाता है कि राइट से जो है वो फोर्थ कौन सा है। तो अब नॉर्मल अप्रोच क्या है उस बात को हम समझते हैं कि ज्यादातर लोग यहाँ पे क्या करते हैं, फिर से रोबोटिक में, कि हमें ये बताया गया कि राइट से फोर्थ निकालना है, तो आप 15 में एक ऐड करो, 16 होगा, फिर उसमें से 4 माइनस करो, फाइनली ये कहो कि लेफ्ट हैंड से कौन सा 12th है। कि अगर आपसे ये पूछा गया कि लेफ्ट से कौन सा होगा तो वो 12th होगा। किसी ने ये सवाल खड़ा नहीं किया कि यार हम ऐड क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे का पर्पज क्या है। ज्यादातर स्टूडेंट्स जो है वो इस बात का रट्टा मार जाते हैं। जबकि अगर ये बात बहुत सिंपल थी, अब रटने के लिए आपको इसकी रिपीट प्रैक्टिस पे जाना पड़ेगा और हमेशा रिकॉल करना पड़ेगा, एग्जाम से पहले भी देखना पड़ेगा। जबकि लॉजिकल में क्या कहता है कि हम भूल जाए इन सब बातों को। और अगर हमसे ये बात पूछी जाती है तो हम किस पे फोकस करें। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया, ये बात बहुत सीधी है। ये मैं छोटा सा एग्जाम्पल लिया कि हमें पता है कि यहाँ पे 6 है और अगर मुझे राइट से थर्ड लेना है ये, तो इस साइड से क्या होगा, ये फोर्थ होगा। तो अब हमें बात समझ आती है कि हम एक ऐड कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं कि जिस पर्टिकुलर पोजीशन की हम बात कर रहे हैं उसको हम लेफ्ट साइड से भी इंक्लूड कर रहे हैं और राइट साइड से भी इंक्लूड कर रहे हैं, मतलब उसका रिपीटेशन 2 बार हो रहा है। हमें जो वो इस पूरी सीक्वेंस को एक ही बार काउंट करना है, तो जो एक रिपीटेशन है उसको हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, क्योंकि इसी पोजीशन पे दोनों साइड से काउंट हो रही है ये। तो हम क्या कहते हैं कि हम एक ऐड करेंगे और उसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। दूसरी अप्रोच क्या कहती है कि हम काउंट करें कि यार ये 6 है और इस साइड से काउंट करें तो फोर्थ पोजीशन पे आ जाए, तो राइट से थर्ड लेना था हमें, तो हम इसमें से सीधे 3 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। हम क्या लगता है, मतलब हम एक ऐड करके माइनस करें। ये एक लॉजिकल सेंस था, एक लॉजिकल आइडिया था जो हमने जनरेट किया, और ये काम हम इंस्टेंटली कर सकते हैं। तो इनके लिए रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, पर हमें वो रटवाई जाती है बात। आप इस थॉट से बाहर रहेंगे। नेक्स्ट है, अब देखो यहाँ पे कि जो मैंने कहा कि प्रीलिम्स जो वो इजी क्यों फील होता है, क्योंकि फिर से बात वही आ गई कि फिक्स्ड पैटर्न्स का रिपीटेशन होता है जो मॉक्स में भी होता है, आप क्वेश्चन जो देखते हो उसमें भी होता है। और हमें जो एक आभास होता है इस बात का कि रीजनिंग मेरी बहुत अच्छी है क्योंकि मैं मॉक्स में बहुत अच्छा स्कोर कर पा रहा हूँ। नेक्स्ट कि हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, जो लीनियर हो गया, सर्कुलर रिसेटिंग हो गया, जो भी हम देखते हैं टॉपिक्स की बात करें, तो उससे जो फोर्थ कॉन्फिडेंस आता है उस रोबोटिक सोल्विंग से, कि हमें लगता है कि यार मॉक्स में जो सेम रिपीटेशन हो रहा है, जो पीडीएफ हम देख रहे हैं सेम रिपीटेशन उसमें भी है। तो हमें ये बात फील होती है कि नहीं यार ये रीजनिंग जो मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया, मैं इसको बहुत इजीली हैंडल कर सकता हूँ। जबकि फैक्ट ये है कि आपके पास वो रीजनिंग स्किल्स आपने डेड होने में खुद को बिल्ड किया है, आपने उनको डेड किया है, और आप जो जैसे इवेंट्स में जाओगे ये सब कुछ फेल हो जाता है। नेक्स्ट हो गया आपके पास कि एक्चुअल रीजनिंग स्किल्स जो है, सॉरी रीजनिंग स्किल्स, वो क्या है, अंडर डेवलप्ड है, वो हमने डेवलप ही नहीं की। जबकि हमें डेवलप क्या करनी थी, उन रीजनिंग स्किल्स को डेवलप करना था लॉजिकल एनालिसिस के साथ। नेक्स्ट वन है, अब मैथ्स में क्या दिक्कत आती है, फिर से वही बात कि वहां सडन शिफ्ट होगा, कि आप देखोगे कि जो आपने पढ़ा है वैसा कुछ नहीं है। नो डाउट लॉजिक्स नहीं बदल रहे हैं वहां पे, रीजनिंग स्किल्स नहीं बदल रही है, बट माइंड में ये फियर जनरेट हो रहा है कि जो हमने देखा था वहां तो वैसा कुछ नहीं है। दूसरा, पजल्स, पजल्स को लेके बहुत सारे लोगों को इश्यूज है क्योंकि वहां सारी चीजें कंबाइन हो जाती हैं, और हमारे माइंड को एक हैबिट पड़ी हुई है किस बात की, क्योंकि हम फोकस फ्री पे थे। जर्नी जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, तो जब फोकस फ्री पे थे तो वहां पे पजल्स का एक फिक्स्ड सेट था, फिक्स्ड प्रोसेस थी कि आप इस वे में रखते हो वो चीजें वहां पे सेटल हो जाती है क्योंकि साइज छोटी है।
बट हमारे पास जो रीजनिंग स्किल्स थी वो तो थी नहीं वहां पे, वो तो हम प्रोसेस ओरिएंटेड थे। यहाँ वो लॉजिकल स्किल्स चाहिए आपको, और वो हमारे पास है ही नहीं, हम उसको खत्म कर चुके हैं। और होता क्या है कि हम जो वहां पे फ्लैट हो जाते हैं। सेम बात यहाँ पे है कि वहां कोई फिक्स अप्रोच काम नहीं करती। और दूसरा आपके पास जो ये सारी चीजें चाहिए होती है, कामनेस चाहिए होती है, एनालिटिकल स्किल्स चाहिए होती है, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है। इनफैक्ट बहुत सारे लोग हैं जिनको मैंने देखा है कि प्री में रीजनिंग में 35 स्कोर करते हैं आउट ऑफ 35, और मेंस में वो रीजनिंग में कट ऑफ क्वालिफाई नहीं कर पाते। स्पेशली अगर मैं पीओ मेंस की बात करूं तो कट ऑफ क्वालिफाई नहीं हो पाते। तो दिक्कत जो है वो फंडामेंटल्स है। मैं सिर्फ ये सारी बातें इसलिए समझा रहा हूँ कि जो भी हम काम करेंगे, हम रीजनिंग के लिए जब खुद को प्रिपेयर करेंगे, तो हम इन पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे कि हम ऐसे ट्रेप्स में ना फंसे। हम एक बिल्कुल जो है वो क्लियर कट थॉट्स के साथ रीजनिंग को बिल्ड करें। बहुत छोटा प्रोग्राम होगा। नेक्स्ट आपके पास, अब देखो कि रीजनिंग जो अबाउट ट्रिक्स नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं होता, कोई ट्रिक शॉर्टकट नहीं है यहाँ पे, ये मैथ्स भी नहीं है। ये जो है वो थिंकिंग क्लियरली, ये एक हैबिट है, एक क्लियर थॉट्स है आपके पास, और आप सीक्वेंस में प्लान करते हो, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करते हो, चीजों को कनेक्ट करते हो, और आप आउटकम्स पे पहुंच जाते हो। सिंपल है ये। नेक्स्ट है, अब देखो यहाँ पे ये बात है कि कौन कौन सी चीजें जो किस बात को टेस्ट करती है। अब जैसे हम देखते हैं पजल्स, तो वो वेरिएबल्स को आप कैसे हैंडल करते हो, और रिलेशनशिप को आप कैसे बिल्ड करते हो। तो ये जो वो स्किल, इसको टेस्ट किया जाता है। इसको मैंने जो साथ में इंटरप्रेट नहीं किया है कि मैनेजरियल स्किल्स के साथ, क्योंकि वो हम क्वांट में बात कर चुके हैं। सिटिंग अरेंजमेंट, ये इस बात पे फोकस करता है कि विजुअलाइज हो गया, डायरेक्शंस को हम कैसे हैंडल करते हैं जब हमें ये कहा जाता है कि किसी का मुंह अंदर है, किसी का बाहर है, कोई नॉर्थ में बैठा है, कोई ईस्ट में बैठा है। तो वो सारी बातें, वो रिलेशन जो है वो क्लियर है। सिलोक्स की अगर हम बात करें, तो ये डिडक्टिव लॉजिक का एजम्पशंस है। ये दोनों बातें बिल्कुल क्लियर है कि वहां आप लॉजिक्स को डिड्यूस करते हो और एजम्पशंस को यूटिलाइज करते हो, जो कि सिंपल है। जब हम पढ़ेंगे आपको क्लियर हो जाएगा ये। ब्लड रिलेशंस है, ये तो फैमिली चेन्स को मैपिंग का काम है, और ये हार्डली जो एक या दो क्वेश्चन जो कवर करता है। इनइक्वालिटीज की अगर हम बात करें, तो आप चीजों को कितना लॉजिकली कंपेयर कर पाते हो, ये बहुत सिंपल एस्पेक्ट है। ये हमें फिर से रटवाया जाता है कि यार ये साइंस है तो ये चीज आपको डिफाइन करनी है, ये साइंस है तो ये डिफाइन करनी है, जबकि ये बहुत सिंपल सा एस्पेक्ट है। जब आप पढ़ोगे तो हार्डली आधे घंटे का प्रोग्राम है, और ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आपको दोबारा कभी देखना भी नहीं पड़ेगा। डायरेक्शन सेंस हो गया, तो ये स्पेस में जो मूवमेंट्स को ट्रैक करने के काम में आता है। ये बात बहुत सिंपल है कि आप लेफ्ट मूव करते हो, राइट मूव करते हो, नॉर्थ ईस्ट, वो सब जो है आपने देखा ही है। कोडिंग डिकोडिंग, पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और उस पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना और उस ऑपरेशन को यूटिलाइज करना, ये बहुत सिंपल है। बट यहाँ भी जो बहुत सारे लोगों के साथ दिक्कत है, क्योंकि हमें जो सिखाया गया वो गलत सिखाया गया। वो ये फील जरूर करवाता है कि हम कोडिंग डिकोडिंग में एक्सपर्ट हो गए, बट एक्चुअल एग्जाम में, स्पेशली जब आप मेंस में होंगे, तो एक्सपर्ट छोड़ा, बिगिनर भी नहीं रह जाते। इनपुट आउटपुट की सीक्वेंस को आपको डिकोड करना है, ये भी आप सब लोगों ने देखा है। डेटा सफिशियंसी, डिसाइड सफिशियंसी, कि आपको सफिशियंसी को डिसाइड करना है, नोट सॉल्व। जो कि मैं हमेशा कहता आया हूं कि जब आप डेटा सफिशियंसी देखो, आपका काम सॉल्व करने का नहीं है, आपका काम डिसीजन लेने का है। वो लॉजिकल रीजनिंग है, ये बहुत जरूरी पार्ट है कि आप स्टेटमेंट्स को इवेल्युएट करते हो, और आप उनके बेसिस पे लॉजिकली चीजों को डिड्यूस करते हो। ये भी हम बहुत ही डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन है। अब देखो यहाँ पे कि अप्रोच आपके पास क्या होनी चाहिए, कि आप फोकस किस बात पे करोगे, टू अंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन डीपली। कि डीप एस्पेक्ट्स पे हम फोकस करेंगे, हमें समझ आना चाहिए कि कोई चीज उसी पर्टिकुलर वे में है तो वो क्यों है। हम हर चीज पे जो है वो क्वेश्चन मार्क क्रिएट करेंगे जब तक हमें उसके रिप्लाईज नहीं मिल जाते। कोई पैटर्न फॉलो नहीं करना, कुछ नहीं करना है, हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी उन पैटर्न्स की। अगर आप इस बात पे सवाल उठा पाए कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो उसी वे में क्यों कर रहे हैं, उसको हम कितना मॉडिफाई कर सकते हैं, और तो हमारे पास जो बहुत सारे एडवांटेजेस अवेलेबल है। नेक्स्ट आपके पास हो गए लॉजिकल डिडक्शंस है, कोई एजम्पशंस नहीं है। हम चीजों को एज्यूम नहीं करेंगे, हम लॉजिकली सोचेंगे चीजों के बारे में। ठीक है, विजुअलाइज करना इंस्टेड ऑफ मेमोराइजिंग पैटर्न्स। पैटर्न्स को रट्टा नहीं मारना है, विजुअलाइज करो उन चीजों को। जैसे सिलोक्स कहा जाता है कि जैसे हमने कहा कि सब एआरबी, तो आप फील करो इस बात का क्या मतलब है, कि कुछ ए आपके पास बी है, तो ये बात आपके माइंड में क्रिएट होनी चाहिए, वो फील होनी चाहिए कि इन सब चीजों के मीनिंग्स क्या है। ये नहीं कि हमने सीधा सीधा जो सर्किल बना दिया, गलत था। फिर आप दिक्कत आएगी, क्योंकि आपके स्कोर जो फिर से आप उसी ट्रेप का शिकार होंगे जिस भीड़ में बाकी जनता भाग रही है।
रोबोटिक प्रिपरेशन है, इसको तो आपको हमेशा के लिए बंद करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, आपके पास वो हो गया लर्न टू पोज एंड इंटरप्रेट, कि पहले सीखो चीजों को, रुको थोड़ा सा, होल्ड करो, कोई जल्दी नहीं है हमें आंसर्स निकालने की, और फिर हम उस चीज को इंटरप्रेट करें। क्लियरिटी पे फोकस करो, क्वांटिटी पे नहीं। चीजें क्लियर होनी चाहिए, ये नहीं कि हम थाउजेंड ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं और मीनिंग्स जो है कोई मतलब ही नहीं है उस बात का। रियल रीजनिंग माइंडसेट आपको क्रिएट करना है, मैं आपकी मदद करूंगा इस पूरे मामले में बिल्ड करने में, स्पेशली माइंडसेट बिल्डिंग में। नेक्स्ट आपके पास है कि हमें थाउजेंड मार्क्स नहीं चाहिए, बस स्ट्रॉन्ग लॉजिक होने चाहिए। अगर आपके पास लॉजिक स्ट्रॉन्ग है, कोई इश्यू नहीं है कहीं भी। नेक्स्ट वन है, अब देखो यहाँ पे कि मैंने एक चीज जिस पे मैं बहुत इंपेसाइज करता हूँ वो है इंडिपेंडेंट थिंकिंग। आप बैंक के जो है वो फ्यूचर सीईओ, आप ये मान के चलो कि आप बैंक के जो फ्यूचर सीईओ या एमडी है, आप डिपेंडेंट नहीं हो सकते इस बात के लिए कि कोई एक अदना सा टीचर हमें ये बताए कि तुम्हें क्या करना चाहिए, कोई एक छोटा सा टीचर हमें ये बताए कि तुम्हें जीके कैसे पढ़नी चाहिए। भैया आप उस जीके के बेसिस पे जो करंट इवेंट्स हैं, जो करंट सिनारियोज है, जो इकोनॉमिक सिनारियो, जो फाइनेंशियल सिनारियो, उसके बेसिस पे आप डिसीजंस लेंगे उस पूरे बैंक के लिए। और आप ये चाहते हो कि एक छोटा सा टीचर जो सुबह सुबह आधे घंटे किताबें पढ़ सॉरी न्यूज़पेपर पढ़ता है, वहां से क्वेश्चंस को कॉपी पेस्ट करता है और वो आपके आपको ज्ञान बताए, वो बताए कि जीवन में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, तो लिटरली आप बेवकूफ हैं। बैंक आपसे इस बात की उम्मीद कर रहा है, वो चाहता है कि आप इंडिपेंडेंट हो, आप खुद से देखे चीजों को, खुद से जज करना स्टार्ट करें। कोई एक आके आपको ओपिनियंस दे रहा है और आप उस बात पर ट्रस्ट कर ले रहे हैं, तो आपको लगता है कि आप जो ये बनने लायक है नहीं है। तो पहले खुद को इस बात को फील करवाएं कि आपके टारगेट्स ये हैं, फ्यूचर टारगेट्स। आपको सिर्फ जो एक एग्जाम पास करना नहीं है, तो थॉट्स में इंडिपेंडेंट होना ही पड़ेगा आपको, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी कल परसों जो एक बच्चे ने मुझसे सवाल किया था, मतलब उन्होंने फॉर्म भरा था, वो फॉर्म गलत हो गया था, मतलब कुछ पेमेंट वेमेंट नहीं हो पाई थी। मैंने उससे पूछा तो क्या तुमने भरा वो फॉर्म? बोला जी नहीं भरा मैंने। हमने जो एक किसी टीम मित्र से भरवाया, मतलब कोई एक शॉप है उससे भरवाया उस फॉर्म को। मतलब हम इतना कॉन्फिडेंट नहीं है खुद पे कि यार हम एक फॉर्म जिसमें हमारी डिटेल्स है और हमें लगता है कि हम डिटेल्स भरने में गलत कर जाएंगे, हम इतना कॉन्फिडेंट नहीं है, इस बात के लिए भी दूसरे पे डिपेंडेंट है। और आप चाहते हो कि बैंक आपको मैनेजर बना दे और आपसे उम्मीद करे कि आप जो बैंक का फ्यूचर देखेंगे एज ए सीईओ इन फ्यूचर है। भैया छोड़ो मैनेजर तो बहुत दूर की बात है, आप चपड़ासी नहीं बनाएगा कोई। जब आप इतना डर रहे हो आप अपनी डिटेल्स को फिल करने में, जो कि बहुत सिंपल प्रोसेस है, आपको डिपेंडेंसी की जरूरत है, तो आप गलत है। मुझे कुछ कहने में जो कोई दिक्कत नहीं है इनमें, मैं स्ट्रेट बोलता हूँ इन सब चीजों के बारे में, क्योंकि हम भाग नहीं सकते ना चीजों से। तो अब देखो कि अगर आप पेटर्न्स पे बहुत ज्यादा रिलाई करते हो, बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो, तो ये आपके इंडिपेंडेंट थिंकिंग को हेल्पर करता ही करता है, हमारी सोचने की एबिलिटीज रिड्यूस होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट आपके पास हो गया कि ना अननोन क्वेश्चंस टाइप को जो कल्टीवेट, जो एबिलिटी है हमारे पास उनको हैंडल करने की, वो रिड्यूस होती है अगर आप डिपेंडेंसी में है तो अब देखो सीधा सीधा कि यहाँ पे जो बहुत सारी चीजें हैं कि इंडिपेंडेंटली आपको सोचना है कैसे, जिस पे हम बात करेंगे इन क्लासेज, हम अक्सर डिस्कस करेंगे कि आप जो क्वेश्चंस को ब्रेक करो, इस पे देखो कि पूछा क्या जा रहा है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल लिया था कि कौन सबसे टोलर है, तो फोकस इस बात पे कि पूछा क्या जा रहा है। तो हम अपनी आइज को, माइंड को पैरेलली ट्रेन करते हैं इस बात के लिए कि हमें करना क्या है, चीजें अपने आप से आसान हो जाती है। अब देखो डीलिंग विद न्यू पैटर्न्स और चेंजेस, ये अक्सर होता है मेंस में, तो ये बात सीधी सी है कि आपको काम रहना पड़ेगा, आपको स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा कि हम किसी जंप ना करें उस बात पे कि क्या होगा, ये एक्सपेक्टेशंस भी ना करें कि चीजें आसान होंगी। आसान, जब तक चीजें आसान है तो आप ये समझ लो कि आप कंपीट कर रहे हो लोगों के साथ। मेंस में जाते हो एक पजल जो बहुत सिंपल आ गई, तो आपको लगता है कि आपने उस पजल को सॉल्व कर लिया, तो ध्यान रखिए अकेले आपने नहीं किया उसको, उसको बाकी सब लोगों ने भी किया है। तो आपके पास कौन सा एडेड एडवांटेज है यहाँ पे? बट वो टफ है, लोग छोड़ के भाग रहे हैं और आपने उसको सॉल्व कर लिया, तो आपके पास बहुत तगड़ा एडवांटेज है। डरो मत इस बात को, फील करो, एम्ब्रेस करो उसको, भागो मत चीजों से लेके। तो ये काम जो वो बहुत सिंपल होगा। हम जाते हैं नेक्स्ट वन पे। अब देखो फाइनल थॉट्स क्या है कि रीजनिंग जो अंडरस्टैंडिंग का गेम है वो ट्रिक्स का गेम नहीं है, ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। चीजों से डरो मत, अडेप्ट करो उनको लॉजिकली, और ध्यान रहे आपकी रीजनिंग स्किल्स जो है वो रिड्यूस नहीं होनी चाहिए इस पूरी प्रोसेस में। अगर हुई तो दिक्कत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा ये पूछो कि यही क्यों,
कि क्या हमारे पास कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है। जैसे मैं कहूँ कि रिवर्स स्लोप्स आई थी एक बार एग्जाम में, अब आती है अक्सर, या तब मैं भी था उस एग्जाम का पार्ट, ये शायद मेरे ख्याल 2016 या 17 के आसपास की बात है। तो ये ज्यादातर लोगों की हैबिट क्या थी, किसी लोग की वही फिक्स कि स्टेटमेंट्स दिए हुए और हमें कंक्लूजन डिफाइन करने, क्योंकि पहले यही आ रहा था, बहुत सिंपल था वो, स्टेटमेंट्स दे रखे कंक्लूजन आपको डिफाइन करने, वो फिक्स्ड रोबोटिक वे था लोगों का। बट अब इन्होंने रिवर्स पूछ लिया। रिवर्स पूछने में क्या हुआ कि स्टेटमेंट्स जो वो ऐसे दिए गए लंबे लंबे, 5 स्टेटमेंट्स और कंक्लूजन ऊपर दे दिया गया। अब या तो आप इन सबके डायग्राम्स बनाओ, जो बेसिक वे था आपके पास, और अगर आप बनाने पे जाते हो इन पांचों के लिए तो आपके गए 3-4 मिनट, या फिर आप कॉमन सेंस पे आओ, लोगों के पास कॉमन सेंस था ही नहीं। जबकि मैंने, मुझे लगता है कि वो 5 क्वेश्चन जो थे वो हार्डली 1 या 1.5 मिनट का टाइम लगा था। ऐसा ही एक बार कोडिंग डिकोडिंग के साथ होता 2015 में, जब पहली बार पैटर्न्स बदले थे। लोगों को फिक्स्ड आदत थी कि जो फिक्स्ड, जिसको आप चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग बोलते हो, उसी की। यहाँ जो वो चीजें थोड़ी सी बदली, लोग बाहर हो गए इस पूरी प्रोसेस से। जबकि हार्डली जो 30 सेकंड का प्रोग्राम भी था, अगर आप लॉजिकली इंस्टेंटली सोचते हो वहां पे, तो ये सारी चीजें जो है वो इंस्टेंट डिसीजन और इंडिपेंडेंट थिंकिंग है, हम इन पे फोकस करेंगे। इसके बाद की जो स्लाइड्स है मैं आप लोगों को फॉरवर्ड कर दूंगा। ये आपके पास जो क्लासेस का शेड्यूल है कि कैसे रहेगा, कि हम अलग अलग फेजेस में पढ़ेंगे और हम एक विद सीक्वेंस पढ़ेंगे। सीक्वेंसेस का मतलब ये है कि हम कौन कौन से टॉपिक्स को किस पर्टिकुलर वे में कवर करेंगे, ये आप खुद से पढ़ लेना। पर्पज इसका बहुत सिंपल है कि हम ऐसा ही क्यों करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारे पास कहीं भी कोई थिंकिंग गैप अवेलेबल हो, कि सोचने में कोई गैप अवेलेबल हो, कि हम रिपीट मोड पे जाना पड़े या मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस पे जाना पड़े। हम एक बार पढ़ेंगे और हार्डली जो वो ये 2 महीने की जर्नी होने वाली है, तो इसके बाद जहां तक मैं कोशिश करूंगा, बट आपको जो खुद की एनालिसिस पे फोकस करना पड़ेगा। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये सारी बातें कि आपको खुद को कैसे एनालाइज करना है, कैसे इंप्रूव करना है। अगर आपने ये काम कर लिया तो ये पूरी जर्नी हमारे पास 2 महीने से ऊपर की नहीं होगी, और आप एग्जाम को भी बहुत कंफर्टेबली पास कर पाएंगे। अब तक पुरानी जो क्लासेस हमारे पास थी वो थोड़ी रेंडम थी, बट अब मैं कोशिश करूंगा कि आप एक क्लियर फाउंडेशन बिल्ड कर पाए, इसका मैथ्स का भी और रीजनिंग का भी। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि फिर आपके पास मेंस एग्जाम है, प्री एग्जाम या डिजाइन बदलते हैं। इन केस अगर डिजाइन बदलेंगे तो आपको खुशी मिलेगी कि आपका जो कंपटीशन था वो सारा पहले ही बाहर हो चुका है। अगर डिजाइन बदलते हैं तो वो, अगर आप हैप्पीनेस फील कर पाते हो एग्जाम हॉल में बैठ के, क्या आज तो चीजें नई है, हम जो बिल्कुल क्लियर, हमें तो पास होना ही होता है, उस दिन ये लगेगा कि एग्जाम कुछ है ही नहीं। और इनफेक्ट एग्जाम ही नहीं, आप अपनी लाइफ की जो जर्नी है उसको बहुत स्मूथ बना दें। और जब भी आप किसी को एडवाइस भी देंगे तो वो गलत एडवाइस नहीं होगी, वो बिल्कुल क्लियर कट एडवाइस होगी, क्योंकि उस दिन आप एडवाइस तब दे रहे होंगे, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे दे रहे होंगे, जब अगर कट ऑफ 60 है और आप 100 क्रॉस है, तब आपकी एडवाइस की मीनिंग है। बट आप 60 पे पहुंच रहे हो, 60 कट ऑफ और 60.5 पे पहुंच रहे हो, आप एडवाइस ले रहे हो, आप ओपिनियंस ले रहे हो उन बंदों की जिसको 60 से 60.5 तक पहुंचने में 7 साल लग गए, 8 साल लग गए, तो आप गलत कर रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सारे एस्पेक्ट्स क्लियर हो गए, स्पेशली रीजनिंग को लेके। तो मेरे ख्याल में जो जर्नी भी आपको क्लियर होगी, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और अब हम रेगुलर मिलेंगे रीजनिंग की भी एक क्लास के साथ। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, हैव ए ग्रेट डे।